चलिए सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग। जो भी बच्चे लाइव जुड़े हैं एक बार चेक करें आवाज वगैरह प्रॉपर आ रहा है, फिर हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। और आज से बच्चे नया चैप्टर नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसका नाम क्या है, नरेशन। और नरेशन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो आज हम सबसे पहले इसी टॉपिक को कवर करेंगे। ये आने वाले एग्जाम में जो व्यापम के पेपर होने वाले हैं, चाहे वो हॉस्टल वार्डन का हो, उसमें अलग से लिखा हुआ है टॉपिक नरेशन का भी, ठीक है। और अगर आप देते हैं कोई और भी एग्जाम लाइक टीचर, असिस्टेंट टीचर, इनसे रिलेटेड, तो उनके एग्जाम में भी बाकायदा आता है इसका क्वेश्चन। एसएससी के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। रेलवे में तो इंग्लिश आता नहीं है, बाकी एसएससी के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। बात समझ में? तो आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है बच्चे? नरेशन। नरेशन होता क्या है पहले इस पे चलेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, तो नरेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो नरेशन को दो हिस्सों में बांटा गया है। दो तरीके से नरेशन को डिवाइड किया गया है। और नरेशन का अर्थ क्या होता है पहले ये समझना पड़ेगा। तो नरेशन का मतलब होता है स्पीच। क्या मतलब होता है बच्चे? स्पीच। और स्पीच को दो हिस्सों में बांटा गया है। स्पीच को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। अब दोनों में फर्क क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो डायरेक्ट स्पीच क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, पहले ये दोनों एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसके बाद जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो आता है ट्रांसफॉर्मेशन। क्या आता है? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि आपको इसके स्ट्रक्चर को चेंज करना होता है। क्या चेंज करना होता है? स्ट्रक्चर को। मीनिंग लगभग वही मिलता है, मीनिंग वही होता है, ठीक है, लेकिन केवल स्ट्रक्चर को बदलते हैं आप। और स्ट्रक्चर के बदलने को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्म। और एग्जाम में आपके आता है कि डायरेक्ट स्पीच को किसमें ट्रांसफॉर्म करना होगा? इनडायरेक्ट में। और इनडायरेक्ट को किसमें करना होगा? डायरेक्ट में। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। क्लियर है? तो आइए शुरुआत करते हैं थोड़ा सा। तो ये पूरे खेल को बताते हैं, पहले बेसिक समझाते हैं कि सर ये डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो सबसे पहली बात तो ये है, नरेशन का मतलब क्या होता है? स्पीच, ठीक है। और स्पीच को दो तरीके से डिवाइड किया गया है बच्चे। एक है डायरेक्ट स्पीच, ठीक है, और दूसरा बच्चे लिखिएगा इनडायरेक्ट स्पीच। पहला है डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अब सवाल ये उठता है सर ये डायरेक्ट स्पीच क्या है? डायरेक्ट स्पीच क्या है? जैसे मान लो मैं अगर कोई चीज बोल रहा हूं, जैसे अभी आपको मैं पढ़ा रहा हूं कोई, अभी मैं आपको क्या टॉपिक पढ़ा रहा हूं? नरेशन। तो जो भी शब्द मैं बोल रहा हूं, जो भी चीजें मैं हूबहू जो भी मैं बोल रहा हूं, अगर इसी चीज को आप डायरेक्टली कोट करके बता दोगे कि सर ने ये बोला है, डायरेक्ट बोल दिए, मतलब जो जो मैंने बोला सेम टू सेम कॉपी किए उसको और उसको पेस्ट कर दिए और डबल कोटेशन के अंदर लिख दिए, तो वो क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच। क्या कहलाता है? मतलब डायरेक्टली जो बोला गया सीधा सीधा वही आपने कह दिया हूबहू, ठीक है। जैसे मैं जो भी बात कर रहा हूं, मेरी ही कन्वर्सेशन को उठा के आपने लिख दिया और डबल कोटेशन लगा दिया, तो उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच। दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने जो बोला, अब आपने उसको समझा और आप अपने भाषा में उसको बोल दिए, आप अपने लैंग्वेज में उस सेंटेंस को फ्रेम कर दिए कि मैंने ये बोला था। तो आपके जो भाषा में जो आपने एक वाक्य तैयार किया, मेरे बोले हुए कथनों को आप अपने हिसाब से वो कथन तैयार किए हो और अपने हिसाब से कथन तैयार के किसी सामने वाले के सामने बोल रहे हो, तीसरे आदमी के सामने बोल रहे हो, बता रहे हो कि सर ने ऐसा ऐसा बोला था, तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच। इस तरीके से दो हिस्सों में बटा है। तो सबसे पहले इसको अच्छे से समझाने के लिए डायरेक्ट स्पीच में लिखिएगा, ठीक है। स्पीकर्स वर्ड्स आर डायरेक्टली कोटेड, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब यहां पे सीधा सीधा आप नोट करके लिख लीजिए, स्पीकर्स वर्ड्स आर कोटेड। इसका अर्थ होता है डायरेक्ट स्पीच का मतलब स्पीकर्स वर्ड्स आर कोटेड, ठीक है। स्पीकर वर्ड्स आर कोटेड। स्पीकर्स वर्ड्स आर कोटेड मतलब जो भी स्पीकर बोला सीधा सीधा उसको आपने डबल कोट के अंदर लिख दिया, तो इसको हम लोग बच्चे क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच। लिख लीजिएगा, स्पीकर्स वर्ड्स आर कोटेड, इसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। एग्जाम्पल देंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। दूसरा लिखिएगा बच्चे क्या? इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? स्पीकर्स वर्ड्स आर मैनिपुलेटेड। स्पीकर्स वर्ड्स आर मैनिपुलेटेड मतलब मान लो मैंने जो बोला और आप सुनने वाले हो, लिसनर हो, और आपने मेरी बात को सुनकर अपने हिसाब से एक सेंटेंस बनाया और वो तीसरे आदमी के सामने बोल दिया, तो इसको बोलते हैं स्पीकर के वर्ड को क्या, स्पीकर के जो भी शब्द थे उसको आपने क्या किया? मैनिपुलेट किया। क्या किया? मैनिपुलेट मतलब आपको जो अच्छा लगा उसके हिसाब से आपने बोल दिया, तो इसको बोलते हैं स्पीकर्स वर्ड्स आर
मैनिपुलेटेड। क्लियर है कि नहीं? तो सेकंड लिखिएगा बच्चे, यहाँ पे इसका अर्थ होता है स्पीकर्स वर्ड्स आर मैनिपुलेटेड। मैनिपुलेट करना मतलब उसको चेंज करना, अपने सुविधा के अनुसार चीजों को बोलना। जैसे बोलते हैं ना, बहुत मैनिपुलेटिंग इंसान है, मतलब जो जैसा आदमी उसके सामने वैसा बिहेव करता है। क्लियर है? तो इसी को बोलते हैं मैनिपुलेटेड। तो स्पीकर वर्ड्स आर मैनिपुलेटेड बच्चे, ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। और आपको जो पढ़ना है वो यही पढ़ना है, इनका ट्रांसफॉर्मेशन। क्या पढ़ना है? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है, मतलब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट को डायरेक्ट। इनका ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है आपको, मतलब इसको चेंज करना होगा कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, ये तो हो गया बच्चे, इतनी सी बातचीत। तो इसी को बच्चे हम लोग नरेशन बोलते हैं और यही आपके एग्जाम में आएगा। तो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? सीधा सीधा स्पीकर के द्वारा बोला गया कथन को डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। लेकिन दूसरा आदमी सुना जो स्पीकर की बात और उसको अपने तरीके से उस सेंटेंस को बनाया और तीसरे आदमी के सामने पेश कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर है कि नहीं? जैसे मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं जो जो चीजें बोल रहा हूं वो सब क्या है? डायरेक्ट स्पीच है। आप सुनने के बाद तीसरे आदमी को अगर आप पढ़ाते हैं तो आप अपने हिसाब से पढ़ाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच। क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो इतनी सी बातचीत है। अब आते हैं थोड़ा सा कुछ एग्जांपल लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। एक सेंटेंस देता हूं। तो जब सेंटेंस के टाइप्स आप पढ़े थे, सेंटेंस के अलग अलग प्रकार पढ़े होंगे। सेंटेंस का सबसे पहला प्रकार आपने पढ़ा था असर्टिव सेंटेंस। कौन सा पढ़ा था? असर्टिव सेंटेंस, जिसको आप लोग डायरेक्ट सेंटेंस भी बोलते हैं, वैसे असर्टिव बोलो तो ज्यादा बेटर है। तो यहां याद रखिएगा, सबसे पहला जो सेंटेंस का टाइप आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? असर्टिव। क्या पढ़ा था? असर्टिव। सेंटेंस के प्रकार में सबसे पहला प्रकार आपने पढ़ा था असर्टिव। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत असर्टिव से ही कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? सबसे पहला टाइप का सेंटेंस होता है, और एक सेंटेंस में आपके सामने लिख रहा हूं और आप बताइएगा कि ये डायरेक्ट स्पीच है कि इनडायरेक्ट है। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस लिखा है, नरेश said to me, Naresh said to me, I am hungry। ठीक, ये सेंटेंस लिखा है। क्या लिखा है? नरेश सेड टू मी, डबल कोटेशन के अंदर आई एम हंग्री। अब ये सेंटेंस बताओ डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? क्या है बच्चे? ये डायरेक्ट स्पीच है। क्या है ये? डबल कोटेशन के अंदर अगर कोई चीज रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट। डायरेक्ट क्यों है? क्योंकि नरेश ने आपसे क्या कहा, आपने नरेश ने जो आपसे कहा आपने हूबहू लिख दिया, आई एम हंग्री। नरेश ने मुझसे कहा मैं भूखा हूं। नरेश ने मुझसे कहा मैं भूखा हूं। तो ये क्या है? मैं भूखा हूं, मतलब आप बोल रहे हो आप भूखे नहीं हो। नरेश ने आपसे कहा कि मैं भूखा हूं, तो यहां पे मैं कौन है? नरेश है। कौन है? नरेश। तो ये क्या होगा? डायरेक्ट स्पीच। क्या होगा? जैसा आपको नरेश कहा हूबहू आपने यहां पे लिख दिया, इसलिए क्या कहला रहा है ये? डायरेक्ट स्पीच। स्पीकर्स वर्ड्स आर कोटेड। कोटेड मतलब डबल कोटेशन के अंदर जो आप लिख रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? इसलिए बच्चे क्या कहलाएगा? डायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच को ही आपको किस में कन्वर्ट करना होगा? इनडायरेक्ट में। किसमें कन्वर्ट करना होगा? अब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के पहले डायरेक्ट स्पीच में कुछ जो शब्द यहाँ पे लिखे गए हैं इनको स्पेसिफिक नाम दिया गया है। वो नाम क्या क्या है वो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। इसको नोट करके लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे याद रखिएगा, यहाँ पे स्पीकर कौन है? बोलने वाला कौन है? नरेश। तो नरेश को हम लोग क्या लिखेंगे? स्पीकर। इसको बोलेंगे स्पीकर। जो बोलने वाला है यहाँ पे, जो यहाँ पे बोलने वाला व्यक्ति है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पीकर। जैसे नरेश सेड टू मी आई एम हंग्री, तो यहाँ स्पीकर कौन है? नरेश है। कौन है? नरेश। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पीकर। अब ये बताओ लिसनर कौन है? मी। सामने वाला मतलब आप है। लिसनर कौन है बच्चे? आप है। लिसनर कौन है बच्चे? आप है। तो यहां पे लिख लीजिए लिसनर। लिसनर कौन है बच्चे? आप है। नरेश बोलने वाला है और आप सुनने वाले हैं, और आप सुनकर बता रहे हैं कि वो हंगरी है, ऐसा बोल रहा है। क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? ठीक है, तो यहाँ पे स्पीकर नरेश है, लिसनर कौन है? मी है। तो स्पीकर और लिसनर में कोई प्रॉब्लम है किसी को? अच्छा, यहाँ पे एक और शब्द आपको दिख रहा होगा, इसको हम क्या बोलते हैं? दिख रहा है सेड। ये जो सेड दिख रहा है बच्चे, इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। इसका एक नाम दिया गया है। एक तो वर्ब है, ये तो क्लियर है, लेकिन कौन सा वर्ब है? रिपोर्टिंग वर्ब। इसको हम लोग नाम देते हैं क्या? रिपोर्टिंग वर्ब। तो लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे नरेश स्पीकर है, सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, और मी क्या है? लिसनर है। पहले इसकी पहचान कर लो, फिर हम इसके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्लियर है कि नहीं?
समझ में आ रहा है? अच्छा, ये जो है बच्चे यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है ये देखते हैं। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा, ये क्या है? इन्वर्टेड कॉमा। तो लिख लेना बच्चे, ये जो दिख रहा है आपको, इसका नाम हमने क्या दे दिया? इन्वर्टेड कॉमा। क्या दे दिया? इन्वर्टेड कॉमा। जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा वगैरह हटाना रहता है। क्लियर है कि नहीं? इसको हम क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है ना, इन्वर्टेड कॉमा। इतना क्लियर? अब यहाँ पे जो सेंटेंस दिख रहा है आपको, आई एम हंग्री, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसका नाम दिया जाता है रिपोर्टेड स्पीच। क्या दिया जाता है? रिपोर्टेड स्पीच। स्पीच मतलब होता है जो बोला गया है, तो जो बोला गया है उसको रिपोर्टेड स्पीच बोल रहे हैं। ठीक है, और सेड क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। क्लियर है? तो सबसे पहले इनका नामकरण पूरा कर लो कि ऐसा जो आपका डायरेक्ट स्पीच होता है उस सेंटेंस में क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? स्पीकर, बोलने वाला। यहाँ पे क्या है? लिसनर। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर बार लिसनर हो, लिसनर हो भी सकता है, और मतलब होता है वैसे लिसनर, किसी के सामने ही बोलोगे, लेकिन लिसनर कई बार एग्जाम में लिखा नहीं रहता, क्वेश्चन में लिखा नहीं रहता। तो ये बस याद रखना, लिसनर कई बार देता है कई बार नहीं, स्पीकर तो हमेशा रहेगा। क्लियर है? तो लिसनर हो गया, और उसके बीच में जो सेड लिखा है, इस तरीके की कोई भी चीजें लिखी रहती हैं, वर्ब लिखे रहते हैं, इनको क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? ये इन्वर्टेड कॉमा, और इसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर है कि नहीं? ये इनका नाम है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहली बात, स्पीकर और लिसनर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब दिख रहा है और ये क्या दिख रहा है? रिपोर्टेड स्पीच। याद रखना, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है, फिर से बोल रहा हूं, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है वो किसके अनुसार बदलता है? रिपोर्टिंग वर्ब के। किसके अनुसार बदलता है? मतलब रिपोर्टिंग वर्ब डिसाइड करता है कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कौन सा होगा। क्लियर है कि नहीं? तो लिख सकते हो, यहाँ पे नोट करके लिखना हो तो टाइम और टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, मतलब यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो टाइम मतलब टेंस को डिसाइड करता है। डायरेक्ट लिखो, ठीक है ना? तो लिखिएगा टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब का काम क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बताना। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बताना। रिपोर्टिंग वर्ब डिसाइड करता है कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कैसा होगा। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब ही डिसाइड करता है कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या होगा। क्लियर है कि नहीं? इस बात को याद रखिएगा। अब टेंस के बारे में अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो टेंस कितने हिस्सों में है जल्दी से बताओ? 3। एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट, और एक होता है फ्यूचर। क्लियर है? तो रिपोर्टेड वर्ब जो है वो डिसाइड करता है कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या होगा, प्रेजेंट होगा, पास्ट होगा, या फ्यूचर होगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, 2 मिनट रुकना। क्लियर हुआ बच्चे? समझ में आई ये सारी बातें? कोई समस्या किसी को? तो इसको नोट करके लिख लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो इतना पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में, सबके बारे में हमने बता दिया। अब चलेंगे रूल्स पे। अब चलेंगे रूल्स पे। रूल्स इसके लिए कि सर रिपोर्टिंग सॉरी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, इनके रूल्स चलेंगे। पहले इनके बारे में समझ में आए तो लिखिएगा हेडिंग में रूल्स। यहां से खेल शुरू होगा बच्चे किसका? रूल्स का, नियम का। ठीक है, अब रूल्स पढ़िएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने का रूल्स, नियम। ठीक है बच्चे, रूल्स पे आते हैं। तो सबसे पहले बच्चे एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रूल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। लिखिएगा सबसे पहले हम लोग, देखो स्पीकर और लिसनर में कोई चेंजेस नहीं होगा। सबसे पहले किसके बारे में देखेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। किसके बारे में देखेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। तो पहला नियम किस पे आधारित रहेगा? रिपोर्टिंग वर्ब पे।
पहले लिख लीजिएगा रिपोर्टिंग वर्ब। सबसे पहले जो नियम आप सेट करेंगे वो किसके अनुसार करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार। तो आइए रिपोर्टिंग वर्ब में कैसे ट्रांसफॉर्म होता है वो हम बताएंगे, मतलब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज होता है, क्लियर है कि नहीं? और रिपोर्टिंग वर्ब क्या इंपैक्ट डालता है रिपोर्टेड स्पीच में, ये भी देखेंगे, लेकिन वो इंपैक्ट बाद में देखेंगे, पहले रिपोर्टिंग वर्ब में ही क्या बदलाव होता है पहले ये देखना है, ठीक है? तो सबसे पहले हेडिंग करके अच्छे से टेबल बना के लिखना होगा। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे से, क्या लिख लेते हैं? से, ठीक है? और से है यहां पे लिख लो। मान लो सेंटेंस में सबसे पहला पॉइंट लिसनर ना दिया हो, पहले लिखना नहीं, पहले समझना। थोड़ा ध्यान से सुनना। क्या मैं लिख रहा हूं पहले समझाना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा समझने के लिए। रिपोर्टिंग वर्ब में अगर मान लो सेज लिखा है, क्या लिखा है? ऊपर वाले को मत ध्यान देना, नीचे में देखो। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या लिखा है? सेज, और सेज के बाद लिसनर मान लो नहीं है, मान लो यहाँ पे सेंटेंस में लिसनर गायब है, क्या गायब है? लिसनर गायब है। तो लिसनर अगर नहीं होगा तो सेज का सेज ही रहेगा। जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलोगे तो सेज का क्या रहेगा? सेज, कोई परिवर्तन नहीं होगा, सही है? लेकिन मान लो अगर टू के साथ लिसनर दिया है, टू के साथ लिसनर है, सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच में लिसनर दिया है, तो याद रखिएगा सेज किस में बदल जाएगा? टेल्स। किस में बदल जाएगा? टेल्स। समझ में आया इतना? जैसे एग्जांपल के तौर पे या अच्छा यहाँ तो सेड लिखा है, सेड वाले के लिए भी बताएंगे, मतलब यहाँ पे सेड टू है तो ये बदलेगा क्योंकि लिसनर दिया है। मतलब रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन कब आता है? जब लिसनर दिया हो। जब लिसनर, अगर लिसनर न दिया हो तो जो रिपोर्टिंग वर्ब लिखा है वही का वही रहेगा, हूबहू। समझ में आया पहला पॉइंट? अभी लिख दे रहा हूं पहले इसका पूरा। तो पहला ये समझ में आएगा तो इसको लिख लो पहले, फिर समझाता हूं और अच्छे से। पहले लिख लो पूरा, पहले सुन लो पहले। अगर मान लो सेड होता, क्या होता? सेड, और यहाँ पे लिसनर नहीं होता तो सेड का सेड ही रहता, कोई परिवर्तन नहीं होता। लिसनर नहीं होगा तो जो रिपोर्टिंग वर्ब आपके डायरेक्ट स्पीच में वही इनडायरेक्ट स्पीच में रहेगा। लेकिन अगर मान लो टू के साथ लिसनर दिया है तो सेड किस में बदल जाएगा? याद रखिएगा, टोल्ड। किस में बदल जाएगा? टोल्ड। अगला लिखिएगा विल से। अगर लिसनर नहीं है तो विल से का विल से ही रहेगा, ठीक है? लेकिन याद रखिएगा अगर लिसनर है तो विल यहां पे किस में बदल जाएगा? टेल में। मतलब क्या सीखने को मिल रहा है? से किस में बदल जाता है? टेल में। कब? जब क्या दिया हो? लिसनर। क्या दिया हो? तो जहां सेज है वहां टेल्स हो गया, जहां सेड है वहां टोल्ड हो गया, जहां विल से है वहां विल टेल हो गया। लेकिन कब? जब लिसनर हो, जब लिसनर हो। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, एक और आखिरी लिखिएगा इसी में ही। अगर केवल से लिखा है, अगर केवल से लिखा है तो से लिखा है तो केवल से यहां भी लिखेंगे, केवल से यहां भी लिखेंगे, लेकिन ये किसे बदल जाएगा? केवल टेल में। किसे बदल जाएगा? केवल टेल में। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, इसको याद रखिएगा, नोट करके लिख लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, ये है रिपोर्टिंग वर्ब की कहानी। अब एग्जाम्पल जो लिखे हैं पहले इसी में चलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में जो अभी एग्जाम्पल लिए थे उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं पहले। यहां तक क्लियर है सभी को? रिपोर्टिंग वर्ब समझ में आया? तो इसको डायरेक्ट कैसे याद रखोगे, रटना नहीं है, समझ के चलो। सर अगर लिसनर दिया होगा ना तो रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन होता है, और से किस में बदल जाता है? टेल में। किसमें बदल जाता है? टेल में। लेकिन लिसनर ना हो तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है वही रहता है।
कैसे चेंज होता है? सेज है तो टेल्स हो जाएगा, टेड है तो टोल्ड हो जाएगा, विल से है तो विल टेल हो जाएगा, और से है तो टेल हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? क्या ये समझ में आया पहला रिपोर्टिंग वर्ब की कहानी? एकदम बेसिक से सिखा रहे हैं, पहले ध्यान से देखिएगा, कोई डाउट हो तो बोलिएगा। पहले बताएं बच्चे, इतना क्लियर है? समझ में आ रहा सभी को? ठीक है, अब इसमें आ जाओ, इसको ट्रांसफॉर्म करके दिखाते हैं आपको तो ज्यादा क्लियर होगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नरेश सेड टू मी, पहले इसी को ध्यान दो, पूरा लिखा है ना, तो इसका ट्रांसफॉर्म करोगे तो क्या बनेगा ये बताओ। यहाँ पे लिख रहे हैं नरेश का नरेश रहेगा, स्पीकर तो बदलेगा नहीं। अब सेड टू लिसनर दिया है, लिसनर दिया है ना मी, तो सेड टू किसमें बदल जाएगा? टोल्ड। नरेश टोल्ड मी, यहां तक क्लियर है कि नहीं? सेड टू किसमें बदल जाएगा? टोल्ड में। क्यों बदला? क्योंकि लिसनर था, तो नरेश टोल्ड मी, नरेश टोल्ड मी। पहले बताएं इतना क्लियर है कि नहीं? सबको समझ में आ गया? इसको लिख लीजिए पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हो जाएगा? चलो, तो ये हो गया पहला पॉइंट, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। अब देखो, अब हम क्या सिखाएंगे। सबसे पहले हमने आपको क्या सिखाया? रिपोर्टिंग वर्ब का। क्या बताया? स्पीकर और लिसनर में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इसको वही रहने दिए। अब उसके बाद किसका सिखाएंगे? इन्वर्टेड कॉमा। किसका सिखाएंगे? अब इन्वर्टेड कॉमा को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब ट्रांसफॉर्म करते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है, और हटने के साथ इसकी जगह एक कंजंक्शन लगता है, और वो कंजंक्शन कौन सा लगाते हैं? डैट। क्या लगाते हैं? डैट। तो वो अब लिखवाएंगे। तो ये बताइए, सबसे पहला तो रिपोर्टिंग वर्ब का कहानी क्लियर है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा यहाँ पे, दूसरा पॉइंट, रूल का दूसरा नंबर पॉइंट, सेकेंड रूल बोल सकते हैं आप। तो सेकेंड रूल में आप क्या लिखेंगे बच्चे? लिखिएगा जो आपका यहाँ पे डबल कोटेशन है, इन्वर्टेड कॉमा है, ये इन्वर्टेड कॉमा किस में बदल जाता है? कंजंक्शन में। किस में बदल जाता है? याद रखिएगा बच्चे, इन्वर्टेड कॉमा किस में बदल जाएगा? कंजंक्शन में। और कंजंक्शन कौन सा लगता है? ये अभी अभी मैंने बताया, क्या लगता है बच्चे? डैट। याद रखिएगा, कंजंक्शन कौन सा लगता है? डैट। ठीक है, तो इन्वर्टेड कॉमा किस में परिवर्तन होता है? कंजंक्शन में, और कंजंक्शन कौन सा लगता है? डैट। क्लियर है पहले? ठीक है, मतलब यहां पे जो सेंटेंस होगा वो क्या बन जाएगा? जो एग्जांपल लिए थे, नरेश टोल्ड मी, फिर क्या लगेगा? डैट। नरेश टोल्ड मी डैट। क्लियर है? नरेश टोल्ड मी डैट, ये इन्वर्टेड कॉमा हटकर क्या लग जाएगा? डैट। अब आगे की कहानी बहुत मजेदार है। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? इन्वर्टेड कॉमा का भी खेल हो गया। अब तीसरा नियम, तीसरा थोड़ा इंटरेस्टिंग नियम है, उसको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखिएगा बच्चे, तीसरे में रिपोर्टेड स्पीच। तीसरा नियम किसके लिए पढ़ेंगे? रिपोर्टेड स्पीच के लिए। तीसरा रहेगा रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच के बारे में ध्यान से सुनना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो रिपोर्टेड स्पीच है क्या, पहले तो ये समझो। रिपोर्टेड स्पीच कोई शब्द है कि कोई सेंटेंस है? रिपोर्टेड स्पीच एक सेंटेंस है, हाँ या ना? रिपोर्टेड स्पीच पूरा है ना, ये पूरा एक क्या है? वाक्य है। अब वाक्य में तीन चीजें होती हैं, सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और क्या होता है? वर्ब होता है, हाँ या ना? और मैंने बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है वो कौन डिसाइड करता है? रिपोर्टिंग वर्ब। तो इसके बारे में चर्चा बाद में होगा, टेंस के बारे में। अभी केवल किसके बारे में चर्चा होगा? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। किसके बारे में होगा? सब्जेक्ट और। तो यहाँ पे आई किस में बदल जाएगा? सवाल ये, आई तो सब्जेक्ट है, यहाँ आई को कैसे परिवर्तन करेंगे? तो ये हम आपको सिखाना चाहते हैं। क्लियर है? लेकिन ये सिखाने के पहले आपको एक पॉइंट मैं सिखाऊंगा जो मैंने प्रोनाउन में पढ़ाया है। मैं आपको पर्सनल प्रोनाउन के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। किसके बारे में बताना चाहूंगा? पर्सनल प्रोनाउन। तो रिपोर्टेड स्पीच में थोड़ा सा प्रोनाउन के बारे में डिस्कशन है, तो हेडिंग में लिखिएगा रिपोर्टेड स्पीच के पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, ये जो बच्चे प्रोनाउन पढ़े होंगे उनको याद होगा, और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो टेंशन ना ले, बस अभी लिखना है। पर्सनल प्रोनाउन होता क्या, मैं सिखा दूंगा अभी। तो पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? जैसे देखो, प्रोनाउन कौन कौन होते हैं? जैसे आई, देखा होगा आपने, वी, आई वी यू, आई वी यू, ही, सी, इट, दे, यही होता है।
हाँ या ना? ठीक है, ये आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब ये जो लिखा हुआ है ना बच्चे, ये आई, वी, यू, दे, जब हमको इनका इस्तेमाल सब्जेक्ट की तरह करना होता है, किसकी तरह करना होता है? सब्जेक्ट की तरह। जब हम प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट की तरह करते हैं तो इसी का यूज करते हैं, इन्हीं प्रोनाउन का यूज करते हैं, जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, हाँ या ना? लेकिन अगर हमें पर्सनल प्रोनाउन का यूज एज ए ऑब्जेक्ट करना है, कैसे करना है? तो हम इसको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में बदलते हैं। किसके फॉर्म में बदलते हैं? ऑब्जेक्ट। तो आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है ये देखते हैं। तो आई का क्या होता है? मी, लिख लो। आई का मी होता है। वी का क्या होता है? अस, लिख लो। यू का क्या होता है? यू ही रहता है, सही है। ही का क्या होता है? हिम, वेरी गुड। और सी का क्या होता है? हर। इट का क्या रहता है? सी का हर हो गया, ठीक है ना। इट का क्या रहेगा? इट ही रहता है, वेरी गुड। इट का क्या रहता है? इट रहता है। अब दे का क्या रहता है? देम, वेरी गुड बच्चे। ये जितने भी हैं, अगर इन पर्सनल प्रोनाउन का एज ए ऑब्जेक्ट यूज करना होगा, कैसे यूज करना होगा? ऑब्जेक्ट। तो हम ये आई का मी बदल देंगे, वी का अस होता है, यू का यू होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, इट का इट रहता है, दे का दे, क्लियर है? याद रहेगा ये। लेकिन अगर यही पर्सनल प्रोनाउन का यूज ना हम सब्जेक्ट की तरह यूज करना चाहे ना ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं वैसे, तो अगर हम इनका इस्तेमाल एडजेक्टिव की तरह करना चाहे, किसकी तरह करना चाहे? एडजेक्टिव की तरह। तो आई का क्या होता है पहले याद रखना, आई का क्या हो जाता है? माई। मतलब इन प्रोनाउन के बाद नाउन लगा रहना अनिवार्य है, जैसे माई कार, माई कार, क्लियर है? तो कार है, तो कार क्या है? एक नाउन है, तो उसके पहले क्या लगता है? एडजेक्टिव। तो ये एज ए एडजेक्टिव, ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये एडजेक्टिव, चलेगा। तो आई का क्या बदल जाता है? माई। अच्छा, वी का क्या हो जाता है? अवर। वी का क्या हो जाता है? अवर। यू का क्या रहता है बच्चे? योर। योर कार, यू कार कभी सुने हो? योर कार बोलते हैं, अवर कार बोलते हैं, माई कार बोलते हैं, हाँ या ना? मतलब ये जब भी शब्द यूज करेंगे तो इनके बाद जरूर क्या लगा रहेगा? नाउन। मतलब ये चीज याद रखना, इन शब्द के बाद कंफर्म है कि क्या लगा रहेगा? नाउन। अकेले यूज नहीं होंगी, क्लियर है कि नहीं? तो यू का यू योर हो गया, ठीक है। अब वैसे ही बच्चे ही का क्या हो जाएगा? हिम, हिज, सॉरी हिम तो ये ऑब्जेक्टिव था, हिज होगा, हिज कार। हिम कार कभी नहीं बोलते, हिज कार, क्लियर है कि नहीं? अच्छा, सी का क्या होगा? हर ही रहेगा, इसका हर ही रहेगा, इसका ऑब्जेक्टिव भी हर है और सब्जेक्टिव भी, सॉरी एडजेक्टिव भी हर है। इट का क्या होगा? इट्स, इट्स कार बोलते हैं। दे का क्या हो जाएगा बच्चे, कोई बताएगा? वेरी गुड बच्चे, दे का देयर, देयर कार। आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, यू का मतलब तुम, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, ही का मतलब वह, सी का भी मतलब वह, इट मतलब वही है, ठीक है, और दे मतलब हो गया वे, क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? तो ये बच्चे इसका सब्जेक्टिव, एडजेक्टिव और ये ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट केस, ऑब्जेक्ट केस और ये एडजेक्टिव केस है। अभी बस इतना लिख लेना, पहले बताओ इतना क्लियर है? हाँ या ना? कोई समझ, कोई दिक्कत है किसी को? वेरी गुड मनासी, वेरी गुड, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से जो मैं बता रहा हूं, यहां तक क्लियर है कि नहीं? सबने लिख लिया है? अब देखो बच्चे, जो भी कन्वर्सेशन होता है, जो भी बातचीत होती है, जो बोलने वाला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीकर, क्या बोलते हैं? और जो सुनने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? लिसनर, क्या बोलते हैं? लिसनर। और जिसके बारे में बात किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन एक्टिव पर्सन, क्या बोलते हैं? नॉन एक्टिव। जैसे मान लो मैं किसी के बारे में बात कर रहा हूं, जैसे मान लो मैं प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहा हूं, तो मैं तो स्पीकर हो गया और आप हो गए लिसनर, लेकिन जिसके बारे में बातचीत चल रहा है वो क्या है? तीसरा पर्सन, क्या है? तीसरा पर्सन, जिसको हम लोग थर्ड पर्सन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो जो स्पीकर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन, क्या बोलते हैं? जो लिसनर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकंड पर्सन, क्या बोलते हैं? और जिसके बारे में बातचीत चल रहा है उसको क्या बोलते हैं? थर्ड पर्सन, क्या बोलते हैं? उसको हम लोग नॉन एक्टिव पर्सन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जो हमारे कन्वर्सेशन में एक्टिव नहीं है लेकिन हम बातचीत उसकी कर रहे हैं, क्लियर है कि नहीं? तो तीन प्रकार के पर्सन होते हैं, कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड। फर्स्ट पर्सन को क्या बोलते हैं? स्पीकर। सेकंड पर्सन को क्या बोलते हैं? लिसनर। और थर्ड पर्सन को क्या बोलते हैं? नॉन एक्टिव पर्सन, क्लियर है कि नहीं?
ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं पहले, इनमें कौन सा स्पीकर होगा, कौन सा लिसनर होगा और कौन सा नॉन एक्टिव होगा, क्या आप बता सकते हैं? चलिए, आई क्या है जल्दी से बताइए। स्पीकर लिख लो। तो आई के लिए क्या लिखोगे बच्चे? स्पीकर। अच्छा, वी क्या है? वी स्पीकर। ये दोनों स्पीकर है, तो लिखिएगा ये दोनों के दोनों क्या है? स्पीकर। स्पीकर मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फर्स्ट पर्सन को। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फर्स्ट पर्सन को। लिख लीजिएगा। तो आई और वी दोनों के दोनों क्या है? स्पीकर है फर्स्ट पर्सन को। और यू जो होता है बच्चे, यू मतलब होता है, वो होता है लिसनर। क्या होता है? लिसनर। और लिसनर किसको रिप्रेजेंट करता है? सेकंड पर्सन को। और बाकी जितने दिख रहे हैं ये सब क्या है बच्चे? थर्ड पर्सन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नॉन एक्टिव पर्सन। नॉन एक्टिव पर्सन। जैसे वह कार चला रहा है, मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं और आपसे, वह कार चला रहा है, वह कौन है? तीसरा। ही क्या है? तीसरा। तो नॉन एक्टिव पर्सन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? थर्ड पर्सन। क्लियर है? पहले लिख लो इसको, नॉन एक्टिव पर्सन, थर्ड पर्सन। लिख लीजिए बच्चे। समझ में आया? लिखिए इसे जल्दी। तो ये कैसे परिवर्तन होता है ये अभी मैं सिखाऊंगा, पहले बताएं इतना क्लियर, हाँ या ना? तो अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में, बात सुनिएगा, रिपोर्टेड स्पीच में अगर आई दिखेगा, क्या दिखेगा? आई, तो ये किसके अनुसार बदलेगा? स्पीकर के अनुसार। किसके अनुसार बदलेगा? रिपोर्टेड स्पीच में अगर वी दिखेगा तो किसके अनुसार बनेगा? अगर रिपोर्टेड स्पीच में ही, सीट, इनमें से कोई दिखेगा तो किसके अनुसार बदलेगा? नॉन एक्टिव। अब नॉन एक्टिव कौन है? सेंटेंस पढ़ने पे समझ में आएगा। जैसे ध्यान से सुनते हैं, एक एग्जांपल मैंने दिया था, नरेश टोल्ड मी, यहां तक क्लियर था? डैड भी क्लियर है? अब यहां पे क्या लिखा? आई एम हंग्री। क्या लिखा? आई एम। तो सबसे पहले आई को देखो, ये आई दिख रहा है? आई क्या है? स्पीकर। तो आई किसके अनुसार चेंज होगा? स्पीकर के अनुसार। किसके अनुसार? आई क्या होता है? स्पीकर है। क्या है? स्पीकर। और स्पीकर है तो ये किसके अनुसार चेंज होगा? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार होगा? मतलब स्पीकर हमेशा स्पीकर के अनुसार चेंज होगा ना, हाँ या ना? क्लियर है? तो आई अगर नरेश के पास जाएगा, आई किसके पास जाएगा? नरेश के पास जाएगा। तो ये बताइए नरेश जो है वो क्या है? ही है कि सी है कि इट है? क्या है? ही। तो यहां पे लिखेंगे क्या? डैड के बाद क्या लगाएंगे? ही। क्या लिखेंगे? ही। समझ में? क्योंकि हमें तो लिखना तो सब्जेक्ट ही है ना, लिखना क्या है? सब्जेक्ट है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे नरेश कोई व्यक्ति है और कोई व्यक्ति कौन सा है? थर्ड पर्सन है, नॉन एक्टिव पर्सन। उसके लिए सब्जेक्ट क्या होता है? ही। क्या होता है? क्लियर है कि नहीं? मतलब मुद्दे की बात ये है, यहाँ पे ताम झाम ज्यादा नहीं करना है। याद रखिएगा जो यहाँ पे आई है, क्या है? आई, वो किसके पास जाएगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पास जाएगा। सब्जेक्ट किसके पास जाएगा? और सब्जेक्ट बताएगा कि वो क्या लिखा है? नरेश। क्या लिखा है? और नरेश क्या है बच्चे? कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है, किसी का नाम थर्ड पर्सन में आता है। किसी का भी नाम किस में आता है? थर्ड पर्सन में। ठीक है, और थर्ड पर्सन के हिसाब से यहाँ पे क्या लगता है? ही। क्या लगेगा? क्योंकि नरेश क्या है? मेल है। नरेश क्या है? अगर कोई महिला होती तो क्या लगता? सी। और ही और सी ही क्यों लिख रहे हैं? हिज वगैरह क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि एज ए सब्जेक्ट लिखना है। कैसे लिखना है? एज ए, क्योंकि डैट के बाद यहाँ सब्जेक्ट लिखना था। क्लियर है कि नहीं? अभी सब बाद में आगे चर्चा हो जाएगा, पहले बताएं यहां तक क्लियर है, हाँ या ना? पहले इतना समझ में आया ना, इस पे बाद में चलेंगे, पहले आगे चलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच की कहानी क्लियर है? कोई समस्या? ठीक, अभी हम एक काम करते हैं, अभी आगे का भी कहानी बताएंगे। पहले लिखिएगा अगला, रिपोर्टेड स्पीच के बाद लिखिएगा टेंस ऑफ रिपोर्टिंग रिपोर्टेड स्पीच। अभी तो मैंने केवल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बदलवाया है, अभी तो केवल सब्जेक्ट बदलवाया है। यहाँ पे क्या बदलवाया? सब्जेक्ट ही लग गया, हाँ या ना? अब ये एम वगैरह कैसे चेंज होगा ये अभी हमारा टेंस से डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा? तो अभी हम इस पे हाथ नहीं लगाएंगे। और यहाँ पे हंगरी लिखा है, क्या लिखा है? तो हंगरी लिखा है तो हंगरी का हंगरी होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। केवल पर्सनल प्रोनाउन का परिवर्तन होता है। किसका परिवर्तन होता है? पर्सनल प्रोनाउन, जैसे आई, ही, सी, इट, दे। जो नाम लिखा है नाम का नाम रहेगा।
ठीक है, तो अब आते हैं इसमें, इसके बाद हम आगे कहानी करेंगे। अभी थोड़ा कम समझ में आया होगा, इसके बाद ज्यादा आएगा। लिखिएगा बच्चे रिपोर्टेड स्पीच के बाद टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, चौथा रूल। कितने हो गए? 3 हुए ना। चौथा लिखिएगा, चौथा लिखिएगा बच्चे यहां पे, टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। क्या लिखेंगे? टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। और मैंने बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कैसे डिसाइड होता है? वेरी गुड, याद है ना, रिपोर्टिंग वर्ब डिसाइड करता है, बताए थे ना। रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है वो कौन डिसाइड करता है? रिपोर्टिंग वर्ब। तो लिख लीजिए बच्चे यहाँ पे, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है वो डिसाइड करता है कि टेंस कौन सा होगा। किसका टेंस? रिपोर्टेड स्पीच का, कि क्या बदलाव होगा अगर होगा तो सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में, तो याद रखिएगा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। नो चेंज। नो चेंज मतलब क्या? टेंस अगर प्रेजेंट में है रिपोर्टेड स्पीच का तो प्रेजेंट में ही रहेगा, पास्ट में है तो पास्ट में रहेगा, फ्यूचर में तो कोई टेंस का बदलाव नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो? प्रेजेंट या फ्यूचर। प्रेजेंट या फ्यूचर। अब प्रेजेंट या फ्यूचर का मतलब क्या है? कौन कौन सा था रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर? तो ये आपको दिख रहा है, देखिए, जैसे सेज, ये क्या है? प्रेजेंट है। क्या है ये क्या है? पास्ट। ये क्या है? फ्यूचर। ये क्या है? प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में और फ्यूचर में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन जब पास्ट होगा तो चेंज होगा। चेंज कैसे होगा वही सीखना है, क्लियर है कि नहीं? तो यहां पे लिखते हैं, मतलब प्रेजेंट फ्यूचर में तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई बदलाव नहीं होगा टेंस में, इसमें ज्यादा कुछ देखना ही नहीं है। अब लिखिएगा यहाँ पे दूसरा पॉइंट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो बच्चे? पास्ट में। किसमें हो? पास्ट में। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में होगा बच्चे तो याद रखिएगा तो बदलाव होगा, तो चेंज होगा। और चेंज कैसे होगा सवाल ये उठता है। तो चेंज होगा, पहली बात, पहले बताएं इतना क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? ठीक है। अब चेंज कैसे होगा ये पूरा सिखाना पड़ेगा, और इसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, नहीं तो लंबा चला जाएगा ये, इसको बीच में नहीं छोड़ सकते। क्लियर है कि नहीं? चेंज कैसे होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पहले बता बस दे रहा हूं, लिखवाऊंगा कल। कैसे चेंज होगा सुन बस लेना। चेंज ऐसे होगा कि जब आपका रिपोर्टिंग वो पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पहले देखना होगा कौन सा है। रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट में है, प्रेजेंट का कोई भी, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कुछ भी हो, प्रेजेंट का हो, तो वो किसमें बदल जाएगा? पास्ट। किसे बदल जाएगा? मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें बदल जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। किसमें बदल जाएगा? और इसी प्रकार से फ्यूचर का होगा तो वो भी किसमें बदल जाएगा? उसमें भी पास्ट में होगा, लेकिन फ्यूचर में कैसे होगा? फ्यूचर में विल से लिखा होगा तो वुड से हो जाएगा, मॉडल ऑक्सिलरी बस बदलेगा। क्लियर है कि नहीं? तो प्रेजेंट और फ्यूचर में टेंशन नहीं है। लेकिन अगर पास्ट में हुआ, किसमें हुआ? रिपोर्टेड स्पीच पहले से पास्ट में हुआ, और यहां पे रिपोर्टिंग वो भी पास्ट में, तब थोड़ा कहानी में ट्विस्ट आता है। तब ट्विस्ट ये आता है कि जो पास्ट इंडेफिनिट में रिपोर्टेड स्पीच है वो बदल जाता है पास्ट परफेक्ट में। किसे बदलता है? और जो पास्ट कंटिन्यूअस में होता है वो बदल जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। और बाकी परफेक्ट और कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस का बदलता नहीं, नो चेंज होता है। तो ये मैं कल लिखवाऊंगा बाकायदा डिटेल के साथ। क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? अभी थोड़ा सा बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे इस क्वेश्चन में चलते हैं, ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, नरेश टोल्ड मी डैट ही, ये बताइए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो ये कौन डिसाइड करेगा? रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो किस में है? पास्ट में।
किसमें है? तो बिल्कुल रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा, हाँ या ना? कैसे बदलेगा सवाल ये उठता है। तो सबसे पहले देखिए प्रेजेंट में है कि पास्ट में कि फ्यूचर में है? प्रेजेंट में है। किसमें है? प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट किसमें बदल जाएगा? पास्ट। किसे बदल जाएगा? पास्ट में। क्लियर है कि नहीं? प्रेजेंट सीधा सीधा पास्ट में बदलेगा। अच्छा ये प्रेजेंट का कौन सा टेंस है? यही तो मूर्खता है आप लोगों की। एम देखते हैं, इस देखते हैं, आर देखते हैं तो कंटिन्यूस चिपका देते हैं, जबकि मैं कितना पढ़ाया हूं आपको। मैं बोल रहा हूं यहाँ पे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कौन सा है? क्योंकि यहाँ पे एम के बाद कहीं वर्ब दिख रहा है, आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म नहीं दिख रहा है मतलब कंफर्म होगी कंटिन्यूअस तो नहीं है, हाँ या ना? जब कंटिन्यूअस नहीं है तो कौन सा टेंस होगा? इंडेफिनिट। कौन सा होगा? क्योंकि इज एम आर जो होता है वो भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी होता है, याद है कि नहीं? बी का फर्स्ट फॉर्म क्या होता था? इज एम आर। तो यहाँ पे ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। क्लियर है कि नहीं? अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इसको किसमें बदलेंगे? पास्ट इंडेफिनिट। किसमें बदलेंगे? तो ये बताइए सबसे पहली बात, आई किसके पास गया था? नरेश के पास, और नरेश ने बोला तुम ही ले जाओ। क्या ले जाओ? ही ले जाओ। तो ही लिख लिए। अब ही लिखने के बाद, ही लिखने के बाद ये बताइए प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट में होगा, तो एम की जगह क्या आ जाएगा? वॉज। ही के साथ क्या होता है? सिंगुलर, हाँ या ना? तो ही वॉज, और ये हंगरी का हंगरी रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं। शब्दों में छेड़खानी नहीं करनी, बस प्रोनाउन वगैरह बदलना और वो बदलना है। क्लियर है? तो ये बन गया बच्चे इसका डायरेक्ट का इनडायरेक्ट। नरेश टोल्ड मी दैट ही वाज हंग्री। नरेश टोल्ड मी दैट ही वाज हंग्री। क्लियर है कि नहीं? बाकी हम कल टेंस के बारे में चर्चा करेंगे, पहले बताएं इतना क्लियर है कि नहीं? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है बच्चे? तो आज के लिए इतना काफी, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो तो बताइएगा। ठीक है, मैथ्स की क्लास स्टार्ट करते हैं 2 से 3 मिनट में। ठीक है, थैंक यू। कल इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है।